तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसलान यूनुस, जो कि FCPS एडल्ट कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट द मॉडर्न हॉस्पिटल, जिसका हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि दे गिव यू द ऑल फैसिलिटीज़, लेकिन सबसे बेस्ट डॉक्टर अरसलान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, डॉक्टर अरसलान ने कहा कि अगर हम दिल को अच्छा करते हैं तो स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, और जब स्माइल अच्छी होती है दांत पहले नज़र आते हैं। तो आज हमने बुलवाया डॉक्टर जुहैब यूनुस को, जो कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट हैं और इम्प्लांट के स्पेशलाइजेशन है इनके पास। असिस्टेंट प्रोफेसर हमदर्द हॉस्पिटल में असिस्टेंट। अच्छा, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ओहदा है इनके पास, तो आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक जब बात आती है, प्रोफेसर की बात आती है, तो बूढ़े बाल, वाइट यहाँ से यहाँ पे भी तो वाइट हो गए वैसे। तो मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा खिताब लगाते हैं? बस ये कि सारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारे हमारे फर्स्ट गो में मेरे क्लियर हुए। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से। वरना ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्ड मेडल लेने में भी खून चूसा जाता है भाई, ये को मुफ्ते में तो मिलता नहीं है। तो वो वाली चीज़ के अब ये काले का रात बात पूछेंगे, मेरी बात है, हम जाएंगे। अच्छा जी, आप कहीं बाहर से आए हैं तो कितनी देर तक आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हार्ट बीट तेज़ होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज, रूम का टेम्परेचर चेंज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पानी पियोगे तो दिल बंद हो जाएगा, धड़कन ख़त्म हो जाएगी, पंपिंग नहीं आएगी। तो मकसद ये बात सही है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप बाहर से आएँ। आजकल टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, बाहर अगर धूप निकली हुई है तो गर्मी है, अंदर लोग एसी में आते हैं, ठंडे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे आप बाहर से आएँ, थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है। एकदम आके ठंडा ठंडा लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं। ऑल तो पानी जो पी रहे हैं वो तो आपके मैदे में जा रहा है ना, इट्स नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द हार्ट। लेकिन थोड़ा बेहतर है कि आप, क्योंकि एकदम ठंडा पानी पिएंगे फिर वही होगा, बॉडी टेम्परेचर आपका ऑल्टर होगा, तो वो हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप जब घर में आए थोड़ी देर बैठें, उसके बाद फिर आप पानी पिएं, जब आपके नॉर्मल हो जाए ना। तो गर्मी में तेज आके लोग ठंडा पानी पीते हैं, उससे नुकसान देता है वो नुकसान देता है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आजकल आपका कैपिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर पहले तो वो एक सिल्वर की पन्नी के ऊपर कुछ पीला पीला कर देते थे, तो वो अजीब लगता था। तो आजकल सुना है कि बिल्कुल इन एंड आउट सेम आ रहा है, कि अब वाइट ही है, उसको क्या कहते हैं? जी, उसको ज़रकोनिया, पहले पोर्सलिन था, अब ज़रकोनिया है। तो मुझे ये बताएं कि ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग है? जी, इसकी असल में जर्नी स्टार्ट हुई मेटल क्राउन से, जो प्योर सिल्वर कलर के होते थे। उसके बाद फिर PFM आया कि पोर्सलिन उसके ऊपर फ्यूज्ड होता था, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। देन अभी करंटली जो क्राउन चल रहे हैं वो हैं ज़रकोनिया एंड EMAX, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छे हैं और एस्थेटिकली खूबसूरत स्माइल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और पैसों में कितने अच्छे हैं? पैसों में थोड़े से कॉस्टली हैं। अच्छा, तो अगर जो बंदा पूरी कैपिंग करवाता है, यानी 32 के 32 दांत, तो कुछ लोगों ज़्यादा भी होता है। हाँ, वो रिप्लेसमेंट में जब हम जाते हैं तो 32 दांत नहीं लगाने, क्योंकि अकल दाढ़ का खाने पीने में रोल नहीं होता। तो यूजुअली रिप्लेसमेंट हमारे 28 दांत, 26 दांत, इस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। अच्छा, अगर क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रिज 3 का ही होता है, उससे कम का ब्रिज बनता नहीं है। तो अगर किसी ने 3 के 5 ब्रिज लगवाने हैं, यानी पूरा मुंह ही हो जाएगा फिर तो बचेगा। 15 तो मुझे तो ये बताएं कि वो आपका अगर एक कॉस्ट, हम कॉस्ट नहीं, एक रफ कॉस्ट पूछते हैं, तो कितना कॉस्ट आती है? अच्छा, इस पे कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के अपने मुंह की कंडीशन कैसी है, कि जिनके ऊपर ब्रिज लगना है उन दांतों की कंडीशन कैसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज हम इसको कहते हैं इसलिए कि जो आपके नेचुरल दांत होते हैं वो पिलर की तरह काम करते हैं, उस नेचुरल दांत के ऊपर हमारा ब्रिज सीट होता है। अगर उस दांतों को भी पहले रूट कैनाल करना है, फिलिंग करनी है, उनको बनाना है, तो कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर बिल्कुल सिंपल सही दांत है और उसको फिर आपने सिंपल, वो अगेन मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करता है। जैसे अगर पोर्सलिन की तरफ जा रहे हैं, ज़रकोनिया की तरफ, हाँ ज़रकोनिया की तरफ जा रहे हैं, तो इट कैन लाइक बिटवीन 5 लाख टू 8 लाख। अच्छा, या एग्जैक्टली। और मतलब एक ब्रिज कितने का उसका? अगर एक ब्रिज की तरफ जाएंगे तो वो विदिन 1 लाख हो जाता है। अच्छा, एक ब्रिज ही इतना महंगा? हो मैं तो ब्रिज ही ना बनवाऊं, बंदा काम वो लोहे शोए के डाल लें, काम सही बता, वैसे स्प्रे लेना चाहिए ना उसको साफ करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि इस दिस के आपकी तरफ भी कोई ऑफ वगैरह होता है या फिक्स रेट्स हैं? नहीं, डिस्काउंट होते हैं बिल्कुल, इसमें डिस्काउंट चार्जेस होते हैं हमारे। और कभी हम लोग जैसे न्यू ईयर पे डिस्काउंट आता है, कोई इवेंट आता है 14 अगस्त का, इस तरीके से उसमें बिल्कुल डिस्काउंट पैकेजेस भी आते हैं। मुझे जरूर बताएगा, मैंने लगवाया रमजान ट्रांसमिशन आने वाली है, बड़े जल्दी मेरे दांत है, तो ये हमने करना। अच्छा जी, डॉक्टर शब्बीर, आप फॉलो कर रहे हैं? हो गए, फिर उठ के नमाज पढ़ो। जुम्मे की नमाज बड़ी आसान हो गई थी, वो 3 बजे चली गई थी जुम्मे की नमाज। तो आपने एंजॉय किया था उस टाइम को? जी, बड़ा अच्छा टाइम था वो। और कुछ लोग कहते थे कि हाँ भी पुराना वाला टाइम, नया वाला टाइम, वो बड़ी कंफ्यूजन होती है, नया वाला टाइम, वो हर वक्त एक कंफ्यूजन। सर की बात में एक चीज़ एडिशनल करूंगा कि वो देखें, स्कूल में अभी जैसे इन्होंने हुकूमत ने किया 1 घंटा आगे बढ़ाया स्कूलों का,
स्कूलों की अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, अर्ली सुबह ठंड में जाने से बच्चे बीमार हो रहे थे, अटेंडेंस कम हो गई थी, बच्चे सुबह में उठ के जाने में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम थी और बच्चों को भी प्रॉब्लम थी। तो आप देखें ना कि जो अटेंडेंस का रेशो था वो इतना कम हो गया था, तो जैसे इन्होंने 1 घंटा आगे किया तो वो जैसे पहले नॉर्मल रूटीन में था उसमें आ गए। तो ये तो एक बहुत अच्छा एक्ट है जो हुकूमत ने किया, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सर हमारे यहाँ डॉक्टर सलीम प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल भाई मैं सवाल आपका ही पूछ रहा हूँ, मैं गरीब आदमी यही पूछूंगा, मुझसे 5 सवाल फिर मैं अपनी बात करता हूँ। बोला ये क्या है कि हर चीज़ पर डिस्काउंट दिया जाता है, क्या स्टंट्स पर भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है? देखिए स्टंट्स तो क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं ना, तो उनकी तो एक खास कॉस्ट होती है, उस पर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जो अपने चार्ज होते हैं, पेशेंट आया जो कि इसका स्टंट के अलावा जैसे फर्ज करें आपकी 5,000 फीस है, तो आप लोगों ने कुछ कॉस्ट में ही किया कि अगर आप हमसे स्टंट डलवाएंगे 3 दिन के अंदर तो 2500 रुपए में आपकी फीस लगेगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सड़ा हुआ ऐड बनाया। ऐसा होता है कि देखिए हमारे पास नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं जिनको जरूरत होती है एंजियोप्लास्टी की, तो उसमें क्या करते हैं हम डॉक्टर्स अपनी फीस को है ना वो माफ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके तो पैसे हम उनको चार्ज करने पड़ते हैं। अपने हम डॉक्टर ज़्यादातर हम लोग फीस छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि उसमें फिर पेशेंट का काफ़ी फायदा हो जाता है कि उसमें है कि मॉडर्न हॉस्पिटल ये चीज़ अच्छी दे रहा है कि आपको केटर अच्छा कोई भी पेशेंट अगर आता है अफोर्डेबल इशू तो हम उसको जाने नहीं देते, हम उसको ऑफर करते हैं कि भाई देखें ये चीज़ें अपनी जान बचाएं, क्योंकि कार्डिक का मसला आपको पता है लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि उसका प्रोसीजर हो जाए, उसकी पहले जान बच जाए, पैसे जो है फिर हम अरेंज करते हैं। यही अगर चीज़ हर जगह पे होना डॉक्टर अरसलान, तो मैं ये कहता हूँ कि गरीब परेशान ना हो, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये मसला है। अच्छा जी, बड़ी बड़ी बात है, जोबिया कह रही हैं कि डॉक्टर जुहेब को तो देखकर दान का दर्द भी सही हो जाता होगा, तो नॉटी बुरी बात। तो मुझे ये बताएं कि आपका वैसे कभी ऐसा हुआ किसी लड़के या लड़की ने पर्सनालिटी देखे, सर तो आपको देख रहा हूँ मगर दान तो गया खत्म? ये होता है कि डॉक्टर साहब आपकी जैसी स्माइल नहीं हो सकती, ये वाले बहुत ज्यादा होते, वो कुछ चीजें तो नेचुरल होती है, लेकिन अम्मा बने की ऐसा कुछ पैदा किया। प्रॉब्लम ये है, उनसे प्रॉब्लम था, बचपन में बोल देते हैं तो मकसद। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि डॉक्टर एक हार्ट का डॉक्टर, एक दांत का डॉक्टर, एस्थेटिक की चीजें पूछ रहे हैं, आपका रंग कैसे गोरा है, कभी ऐसा सवाल आया? बिल्कुल ऐसा आता है, उनको लगता है कि ये शायद अपने ऊपर सारे प्रोसीजर कराते हैं, खुद गोरे हो गए ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे वो उसका चूरा मुंह पे पड़ा ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा कि क्या आपका एग्जामिन जो होता है वो माउथ मिरर, मैंने सही नाम पूछा तो भूल गया था, बड़ा मैं पढ़ूं इस मामले में, माउथ मिरर जो है उसको आप एग्जामिन के लिए अगर मुंह में उसको इंसर्ट करते हैं या साइड से देख रहे हैं दांतों को, उससे हेपेटाइटिस बी और सी होने के चांसेस हैं? क्योंकि सवाल ये आया था कि मैं सवाल निकालूं। हाँ जी, मैंने एग्जामिन करवाया और मेरे मुंह में वो शीशा नुमा आला डाला गया, जिसके बाद मुझे बुखार रहने लग गया और 3 महीने के बाद जब टेस्ट कराया तो मेरा हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत पॉजिटिव आए। अच्छा, इसमें ये कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे भी जितने भी अच्छी प्रैक्टिस जहाँ पर हो रही है वहाँ पे ऑटोक्लेव यूज़ होता है स्टरलाइजेशन के लिए। वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, ऑटोक्लेव मशीन जो होती है जिससे स्टरलाइजेशन होती है, जिससे तमाम वायरसेस बैक्टीरिया किल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस प्रिवेंट करने के लिए। तो इससे हो सकता है? वैसे चांसेस लो हैं, लेकिन अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर होगी जिस क्लिनिक की, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हेपेटाइटिस ट्रांसफर हो। ठीक है। अच्छा जैसे आपसे एक और सवाल, मैं वैसे विद सॉरी लेकिन सवाल आया तो मैं कह रहा हूँ कि शीबा शिमी ने कहा कि मैंने सदर से अपने दांतों का रूट कैनाल करवाया था, उसके बाद मुझे माउथ कैंसर हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि डायरेक्टली रूट कैनाल कराने का माउथ कैंसर से लिंक नहीं है कोई भी, ठीक है। इसमें ये चांसेस है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, उसके वजह से प्रोग्रेस कर गई है कोई डिजीज़ और वो कैंसर में चेंज हो गया, दैट कुड बी पॉसिबल। अदरवाइज नॉर्मली कैंसर होना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर पान तंबाकू खाया, अब वो 40-50 साल की एज में किसी डेंटल इशू से आए, अब जब डेंटल प्रॉब्लम का सॉल्व करने लगे तो फिर हमने डायग्नोज किया कि मुंह के अंदर कैंसर है। अब वो क्योंकि हमने उनको बताया कि आपके मुंह के अंदर कैंसर है फिलिंग के दौरान या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अब वो समझते हैं कि फिलिंग से पहले तक मैं बिल्कुल सही था, डॉक्टर ने जैसी फिलिंग करी या रूट कैनाल करी मेरे मुंह में कैंसर हो गया, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अपने मुंह का मुआयना करवाया ही नहीं था, जिसकी वजह से उनको जब डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया तो फिर उन्हें पता लगता है कि हमारे मुंह में कैंसर, और वो समझते हैं कि अभी तक हम सही थे, इस डॉक्टर की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम। अच्छा, बेचारे डॉक्टर ने की गले पड़ जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ऑक्सीडेंट ग्रामर फॉर एनी काइंड ऑफ मतलब आप दुनिया से नहीं लड़ सकते, तो मुझे ये बताएं कि इज दिस ट्रू? क्या कहते हैं डॉक्टर सलान, आप तो दिल के डॉक्टर हैं, दिल लोगों का सही करते हैं। अच्छा, जो लोग बंदा बार बार दिल दे दे उसको भी सही कर देते हैं, इसका दिल एक जगह
अच्छा देखिए, इसमें सबसे है ना लोगों की मेंटली जो है ना थिंकिंग वो बहुत चेंज हो गई है ना। अब वो एक बन गया कि हाँ जी ब्रांड का कपड़ा है तो ये अच्छा होगा, ये ब्रांड में हमारा स्कूल बच्चे का तो अच्छा पड़ेगा। अब आप बताएं ना, जो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो सारे टॉप कर रहे हैं? ऐसा नहीं ना, वहां पे भी फेलियर का रेशो एक लिमिटेड अमाउंट में, बदतमीजी से ज्यादा अच्छी सीख जाते हैं वो, बस और है। बिल्कुल। और फिर जो एक मिडिल क्लास के स्कूल्स हैं वो भी अपना काम करें, उसमें भी जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले वो होते हैं। थोड़ा हमारा बहुत जो सेंट्रलाइज दर्द होता है और ऐसे लगता है कि किसी ने जो लोअर चेस्ट एरिया है उस पर हाथ डालकर या तो किसी ने दबा दिया है नसों को, या मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो ये हार्ट अटैक की अलामत देखिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को भी चेस्ट पेन होता है ना, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा जाके अपना ECG करवा लें, उसको क्लियर कर दे कि ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट का पेन तो नहीं है। इतने लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ट के पेन को नॉन सीरियस लेते हैं और फिर वो हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो जाता है, फिर वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। कितने हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह तो हल्का का दर्द था, हमने कहा सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, सुबह जब आते हैं तो इंतकाल हो चुका होता है। तो किसी को भी अगर चेस्ट ये हिस्से में दर्द हो रहा है तो वो अपनी किसी हकीम इधर उधर जाने की जरूरत, एक दफ़ा जाके ECG करके एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दे कि हाँ भाई ये मेरा कोई अटैक या इस तरह की चीज़ तो नहीं है, या अगर कोई माइनर चेंजेस आती हैं तो दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं इको। ये बेसिक सी चीज़ें, और यकीन करें ECG कराने के बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं, 300 रुपये हमारे यहाँ जस्ट चार्ज करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो जो अब बना दिए इन्होंने जो बस स्टॉप पे जो बना दिए NICVD जो है बहुत जबरदस्त NICVD के, वो लोग भी फ्री और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो एक दफ़ा जाके ना आप अपना एक ECG करा लीजिए, और अल्लाह ना करे कुछ इसमें चीज़ आती तो एक दफ़ा एक बेसिक टेस्ट है बिल्कुल, और इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स, उसमें आप अपना देख सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो टिपिकल हार्ट पेन के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हार्ट पेन के नहीं होते हैं। मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। P और T, अगर कोई पॉइंट कर रहा है ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, या दबाने में दर्द हो रहा है, या झुकने उठने से दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट का पेन नहीं होता। जैसे मैडम ने कहा कि झुकने में हो रहा है, ये दबाने में दर्द होता है, इसे टेंडरनेस कहते हैं, इसमें भी नहीं होता। कोई पॉइंट करता है, ये भी हार्ट का पेन नहीं होता। और झुकने उठने से होता है तो पोजिशन, वो भी हार्ट का पेन नहीं। हार्ट के पेन के टिपिकल एक फीचर जो है ना वो सब, अगर चलते हुए आपको लगे सीने पे बोझ आ रहा है और उसकी वजह से आपको रुकना पड़ जाए, या आप कहें कि मेरा सांस फूलने लगा है, ये एक टिपिकल फीचर्स होते हैं अंजाइना के। हार्ट अटैक जो होता है उसमें तो आपको टाइम नहीं होता, तो बिल्कुल अलग फीचर्स आएंगे। पूरे आपके सीने में दर्द होगा, जबड़े में दर्द जाएगा, उल्टे कंधे में जाएगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, वो तो बिल्कुल होता है ना। एक होता है अंजाइना। हमारे लिए सबसे आइडियल मरीज कौन सा होता है? जो हार्ट अटैक से पहले बच जाए, जो उसके रिस्क फैक्टर्स अगर उसको आ रहे हो और उसको सिर्फ अंजाइना का पेन हो रहा है, वो हार्ट अटैक होने से। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? कि दिल के मसल्स की इंजरी हो जाना ना। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? कि जो शरीयाने दिल को सप्लाई करी थी वो ब्लॉक हुई और उसने दिल के हिस्से को डैमेज कर दिया। जब वो डैमेज करती हैं तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक। अंजाइना का मतलब क्या है? कि दिल के हिस्से में शरीयानों में ब्लॉकेज तो है, लेकिन अभी तक दिल का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है। अगर वो डैमेज नहीं हुआ है, वो अलार्म दे रहा होता है कि आप भाई काम करा लो। मेरे पास जो भी मरीज आते हैं ना, शुगर बढ़ी हुई है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ देखो अल्लाह का शुगर भेजो, आपको पता चल गया कि आपकी शुगर बढ़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, कल को यही चीज़ आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है ना, तो उसको भी लोग हमारे ना सीरियस नहीं लेते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं ना, तो फिर उस टाइम को पछताते हैं, डॉक्टर साहब काश रोक लेता, मुझे किसी ने समझाया। मैं इत्तेफाक करूँगा डॉक्टर साहब से। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अगर पहले बात को समझ जाएं तो आप एक कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। अच्छा, एक इसमें मर्दानियत या औरतानियत तो नहीं बोलेंगे, फेमेनिटी दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वेमेन हूँ या स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। नहीं भाई, बीमारी आप में आती है, मशीन पुर्जा कोई भी आपने भी बनाया, कंप्यूटर लैपटॉप्स भी खराब हो जाते हैं, तो आपको अपने आप को दिखाना है। अच्छा जी, डॉक्टर जुहैब से ही पूछ कर बताइएगा कि डॉक्टर साहब अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है तो क्या चैरिटीज़ में से भी उसका इलाज हो जाता है? और मैं जो है वो 3 months प्रेग्नेंट हूँ और मेरे दांत के अंदर 2 दांतों के अंदर कीड़ा, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो बच्चे के लिए नुकसानदेह, दवाई नहीं ले सकते। अच्छा, ये चीज़ मैं एक मिनट क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं, स्पेशली इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अब जाहिर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो पूरे 9 महीने दांत के दर्द को बर्दाश्त तो नहीं करेगी ना। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ ये है कि प्रेगनेंसी है तो शायद उसका डेंटल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, उसकी रूट कैनाल नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर है, कोई ब्यूटी का ट्रीटमेंट है, वो आप डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल, अगर वाइटनिंग ड्रिप्स, ये वाले सारी चीज़ें, वाइटनिंग, दांतों की वाइटनिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फिर ये आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक पेशेंट दांत के दर्द के साथ है, उसको आपने रूट कैनाल भी कर सकते हैं, दांत निकाल भी सकते हैं।
कुछ मेडिकेशन का सिर्फ इसमें ख्याल रखना होता है, वो भी स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, अदरवाइज हम सारे डेंटल ट्रीटमेंट किए जा सकते अच्छा, हैं। उन्होंने साथ दोबारा ये लिखा है कि डॉक्टर साहब से ये बोलेगा कि मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं उठ भी नहीं सकती, लेकिन क्योंकि घर वालों को देखना है और मैं पहली बहू हूँ, और दूसरी बात ये कि घर के पास एक डॉक्टर वो कहते हैं नहीं नहीं बीबी आपको एनेस्थीसिया तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कि सुन करके मैं दांत निकाल दूंगा, वो जो एग्जैक्टली जेल लगा यही मैंने बताया कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। कुछ क्या बोलूँ मैं कि प्रोफेशनल्स हमारे ऐसे हैं कि जो खुद भी डरते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से, तो ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है एंड ऑल्सो इनएक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने पेशेंट डील किए हुए हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मुझे बड़ा सुन के अफसोस हो रहा है कि इस तरीके से घर में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि इस कंडीशन में वो जा नहीं पा रही हैं ट्रीटमेंट कराने। एंड मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ, एक सबसे मैल प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये है कि प्रेग्नेंट पेशेंट आई या कोई भी पेशेंट आए, और हमारे यहाँ पेशेंट का भी यही कि वो मेडिकल स्टोर से गया और जाके दवाई ख़रीद ली। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपके हाथ में कहीं कांटा लगा हुआ है और आप उस कांटे को नहीं निकाल रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपका दर्द कैसे सही होगा? ऐसा ही है। जब तक आप कॉज रिमूव नहीं करेंगे, आपकी जगह जो कैविटी है, जो इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि फ़ीमेल ने कहा कि मैं गलत नहीं समझिएगा, और मैं शादी होकर 2 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, और क्योंकि डॉक्टर ज़ुहैब को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत बनाया, और मेरे मियाँ के दिल में अजीब सा ख़ानदान में शक है, हालांकि मैंने ये पढ़ा भी है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन जो मेल हैंडल करता है दांत निकालते हुए, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने ग्रिप दी है, लेकिन मेरे ससुराल और मियाँ की तरफ से ये है कि अगर किसी मेल डॉक्टर के पास जाने की बात भी करो तो इतनी तोहमतें लगती हैं कि बंदा दर्द तो भूल जाता है, फिर अपने आप को संभालता है। तो ये अब हमारे ये ख़ानदानी और पर्सनल मसाइल हैं जो कि ओवरऑल हर फील्ड में ही हैं, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए किया हुआ है कि मेजॉरिटी डेंटल हॉस्पिटल्स में फीमेल कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स अवेलेबल है। नहीं, एक बात मैं बोलूँ, देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे क्या कहते हैं दानिश भाई भी ये करेंगे, असल में आपकी जो ग्रिप है ना, अब आपने प्लास पकड़ा, प्लास से निकालते हैं ना, ठीक है? अब औरत जो है ना वो चढ़ के ये वो पूरा कर रही थी, अब मर्द का क्या, एक हाथ नीचे रखा, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि वो सब रिश्ता या शादी की तोहफा लेके नहीं जा रही, दांत के दर्द में जा रही है, तो ये अजीब हो गया। इसे गंदी सोच अच्छी होना नहीं चाहिए इस तरीके से, लेकिन अगेन इसमें डेफिनेटली स्ट्रेंथ का होता है रोल, लेकिन जितने आप एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे पास फीमेल सर्जन्स भी ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस होती हैं, और उनमें इतना ज़्यादा, क्योंकि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भी कोशिश ये होती है कि पेन फ्री काम हो एनेस्थीसिया के बाद, हम ये नहीं कि इस तरह दांत निकालेंगे जबड़ा ही तोड़ दें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं बीइंग आपके एज ए प्रिंसिपल सलान की तरफ से ये बात करूंगा कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप डॉक्टर पे होते हैं तो आप बाप बन के काम करते हैं, जब आप प्रिंसिपल होते हैं तो आप बाप बन के, आपके सामने हीरा भी खड़ा हुआ है, आप बाप की नज़र से देखेंगे। और वो लोग थोड़े से डाउन द लेवल होते हैं जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, जो कि प्रोफेसर्स ने भी की, लेकिन मसला ये है कि हम जब देख रहे होते तो बाप की नज़र से देखते हैं। ऐसा ही है दानिश भाई कि आपके पास अगर कोई बच्ची आती है, बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत है, तो आप उसको बाप की नज़र से देखेंगे, आप उसको कहा वैसे आप आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है लड़की ऑपोजिट जेंडर बात कर रहा है, लेकिन जब आप डेंटल हैं या आप जब दिल काटने जा रहे हो तो आप थोड़ी बोलेंगे बाजी बात करोगी पहले मुझसे, तो वो तो नहीं होता ना, आपको अपना जॉब को देखना है। हमारे डेंटल ट्रीटमेंट ज़्यादातर वैसे भी ओटी वगैरह में तो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो हम अटेंडेंट को साथ ही रखते हैं अपने, ताकि उसके सामने ही सारा ट्रीटमेंट हो रहा है जो भी हो रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है, मास्क पहन के जो करते काम, हैं, एग्जैक्टली, और इतना बड़ा मास्क और ये जो एक बात की ना, उसमें मैं एक एडिशनल करना चाहूंगा। हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, मेरा बाईपास हुआ है, मैं दांत का प्रोसीजर करना, डॉक्टर ने मना कर दिया। सबसे ज्यादा एक कॉम्प्लिकेशन आती है, डॉक्टर साहब हम तो वो एक एस्पिरिन की गोली खाते हैं, हम क्लोपिडोग्रेल की गोली खाते हैं क्योंकि हमारी एंजियोप्लास्टी हुई है, पीसमेकर डला हुआ दांत का दर्द। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पेशेंट, अब वो बेचारे दांत के दर्द से घूम रहे हैं, उसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, उस पर दिल पे, लेकिन वो डेंटल जो है ना रिफ्यूज कर रहा होता है। डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, देखें अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, 6 मंथ के अंदर आपने 2 एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ खानी होती है ना, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलॉल। तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप डिले कर दें प्रोसीजर को और कोई बड़ा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जैसे कि इम्प्लांट करने, और अगर इमरजेंसी है तो सिर्फ अपनी क्लोपिडोग्रेल गोली 3 दिन पहले बंद कर देंगे, और जो एस्पिरिन की गोली जो ज़्यादातर लोग एस्कार्ट के नाम से खाते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, वो बंद नहीं होगी, क्योंकि आपको जो स्टंट डाला गया है वो बंद हो सकता है। इसी तरीके से जिन लोगों को बैटरी लगी हुई होती है या हार्ट में मेटेलिक वायर्स लगे हुए होते हैं तो वो वारफेरिन की गोली ले रहे होते हैं। वारफेरिन की गोली ज़्यादा मेटेलिक वायर वाले होते हैं, उनके लिए होता है कि अगर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो आप वो 3 to 4 डेज पहले दवाई बंद कर दें और फिर अपना प्रोसीजर करा लें। इस तरह नहीं करें कि आप बिल्कुल ही गोली को बंद कर दें और अपने दर्द के साथ घूमते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफेसर इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, वल्टीन बनाकर, या आप वैसे ही, मैंने तो खैर वो फक्कियाँ मारी थी, हम लोग कहते हैं ना, तो वो स्पून से, तो मुझे
अब ये जानना डॉक्टर अरसलान, हमने जो बात कंटिन्यू कर रहे थे हम, तो मुझे ये बताएं कि अगर दिल का आर्जा नहीं है, और लोग अक्सर वो पुरानी फिल्मों में ना हमारी होती है, मेरे दिल ये हो गया, पड़ गया मुझे दिल का दौरा, तो ये वाला सीन अगर घर में कोई क्रिएट कर रहा है तो हाउ वी जज इट कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। बाज़ दफ़ा ना लोगों को जहनी तौर पे स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं, लगता है कि हमें हार्ट अटैक हुआ है। अब आप स्ट्रेस में होंगे, धड़कन तेज़ होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, धड़कन तेज़ होगी, आपको घबराहट महसूस होगी, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज़ होगा। ऐसी कंडीशन में बेचारे आजकल के लोग जो है ना इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं, काम के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा उनको पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि वाइटल्स जिसे हम कहते हैं ना, आप उनकी पल्स चेक करें। बहुत सिंपल तरीका होता है पल्स चेक करने का, मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ। देखिए ये 3 उंगलियाँ आपने ली और ये जो हमारे अंगूठे के नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पे रखें, तो आपको एक पल्सेशन फील होना शुरू हो जाएगी। उसको आप देखें और घड़ी में 1 मिनट के टाइम में कैलकुलेट करेंगे कितनी दफ़ा आ रही है। यहाँ हाथ रखा नीचे और उसको आपने कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में मेरी कितनी धड़कन आ रही है। अगर वो आपकी 70-80 तक आ रही है तो मतलब है कि नॉर्मल, डग 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 होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ना। 70, 80, 85 तक भी आ रही है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, 90 क्रॉस कर रही है, या वो अल्लाह न करे 60 से कम आ रही है, तो इसका मतलब समथिंग प्रॉब्लम है। फिर आजकल घर में बीपी अपरेटस के आले आ गए हैं, लोग बीपी अपरेटस भी चेक करते हैं। आप अपना बीपी चेक करें सेकेंडली कि बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा। अगर पल्स भी ठीक है और आपकी बीपी भी ठीक आ रहा है तो सिंपल एक है, कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाएं, अपना एक ईसीजी करा लीजिए। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट होता है ईसीजी का, उसके अंदर कोई छुपी हुई चीज़ होती है तो वो आ जाती है। तो इस तरह हम ईजिली जो है ना उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईसीजी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, धड़कन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी लोगों को अटैक हो जाता है। वो किस वजह से होता है? आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपकी शुगर बढ़ी हुई। अब शुगर तो देखने से नहीं डिटेक्ट हो सकती ना, लेकिन स्ट्रेस से भी तो होता है ना। बिल्कुल स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस तो एक स्ट्रेस आजकल तो आप लगे इलेक्ट्रिक ने जितना स्ट्रेस दिया हुआ है सबको, 95% जो भी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो उसमें भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने लाइफ को आप स्ट्रेस फ्री रखें, नींद पूरी करें, अपना जो सोशल सर्किल है उसमें रहें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करें। लोग डिप्रेशन में सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं तो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। अपने अपने रियल फ्रेंड्स बनाएं, स्माइल करें भाई, सबसे चीज़ है स्माइल। लोगों को स्माइल करना। आप आजकल लोग मिलते हैं, हाँ मिलने में, अब मैंने देखा दांत गंदे तो डॉक्टर सुहेब के पास लेकिन करें पुराने हम जाते थे ना फ्रेंड्स, तो लोग बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे तालियां मार के बात। अब क्या होता है, वो 3 दोस्त बैठे हैं, वो तीनों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अब ये क्या मतलब, आपकी गैदरिंग का क्या फायदा कि आप तीनों बैठे हैं, तीनों मोबाइल में लगे हुए हैं? नहीं आपा, वो कहते हैं कि आजकल बदतमीजी का जो पहला ऑर्गन था वो ये था कि पुराने ज़माने, देखें हर ज़माने में कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ। लिखने की हमें वो बंदा मिला है, आपा देखें बेचारा क्रिकेट बताते बताते लोगों की मदद करने पे आ गया। बात नहीं, कि बताएंगे ये तो मस्ट है ना कि हम कैसे बीपी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं डॉक्टर अरसलान, डॉक्टर जुहैब से पहले सवाल करें, फिर डॉक्टर अरसलान की तरफ आते हैं। डॉक्टर जुहैब से क्या सवाल है आपका? डॉक्टर जुहैब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, आपके दिल में ये आया क्योंकि आप डेंटिस्ट बने? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेडिकल प्रोफेशन के। ठीक है। मुझे ऐसा हुआ कि वालिद साहब के बीच में दांत में प्रॉब्लम हुई जब मैं अंडरग्रेड लेवल पे था। तो मुझे ये हुआ कि हमारी फैमिली में डेंटिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ घर पे ये अच्छी बात है कि जब सब डॉक्टर होते हैं तो सबको अलग अलग फील्ड होना चाहिए फील्ड की। तो ये अच्छा, ये वजह है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी 2 टाइम सफाई की जाए, एक सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अच्छा डॉक्टर अरसलान, ये एक बार डॉक्टर साहब से कि लोग कहते हैं कि उठो, मुंह हाथ धो, पहले दांत ब्रश करो, लेकिन अब जो स्टडीज आ रही हैं आपने खा पी लिया उसके बाद दांत साफ करें, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ज़ाहिर है रात भर सोते हैं उठते हैं तो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप सुबह उठ के एक दफ़ा रिंस अच्छे से कर लें। लेकिन नाश्ता करने के बाद ब्रशिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हेलिटोसिस जिसको मुंह की बदबू कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके खाना जो नाश्ता किया सुबह आप ऑफिस आए, अपने काम पर आए, फिर पूरा राउंड द क्लॉक पूरे दिन सोने से पहले तक अगर ब्रशिंग नहीं होगी तो जो आपने खाया है वो पार्टिकल्स उसके मुंह के अंदर रह सकते हैं, हर वक्त रहते हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद जरूर ब्रश करें, सुबह उठ के रिंस अच्छे से कर लें, कुल्ली कर लें। ठीक है, इसलिए और इसके साथ साथ ना आप कुल्ली करें, उसके साथ साथ आप अपने फिंगर से ना अपने जो ऊपर के मसूड़े होते हैं और नीचे के, उनको उस वक्त बहुत अच्छी तरह से आपको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। मुंह की बदबू के लिए ज़बान की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूड़ों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल मतलब आप ये ना समझे कि आपने दांत साफ करना है, सिर्फ आपकी उससे ज्यादा जो हाइजीनिक। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, ऐसा ही है। तो इससे जो है ना बैक्टीरिया रहते नहीं है अंदर ज्यादा देर तक। अच्छा, एक सवाल और आया है, भाई ने लिखा है कि डॉक्टर जुहैब से पूछ के बताएं कि मेरी निकाह हो चुका है और अब
मेरी रुखसती है। मेरी बेगम ने मुझे नमाजी बना दिया, मेरी बेगम ने मेरी दोस्ती कम करवा दी जो कि मैं घर से बाहर रहता था। अब मैं काम पे प्रॉपर जाता हूँ लेकिन नस्वार नहीं छोड़ पा रहा, क्या करूँ, बदबू कैसे जाएगी ये बता दें। नस्वार का तो यही कि मैंने खुद भी सुना कि नस्वार सबसे मुश्किल से छोड़ी जाती है, लेकिन इसका जो कैसे छूट सकते हैं, इसके लिए वैसे निकोटिनिक च्युइंगम्स भी आती हैं अपनी हैबिट चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स होता है कि मुंह के अंदर हमारे कुछ ना कुछ रखा हुआ है काम के दौरान, जो गाली जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपने कुछ ना कुछ च्यू करना है, तो उसके रिप्लेसमेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप च्युइंगम रख लें, कोई नॉर्मल सौंफ रख लें, ताकि उससे आपके एक मुंह भी चलता रहे और वो जो रिफ्लेक्स है कि मेरे मुंह के अंदर कुछ नहीं है, तो वो उसका ऑल्टरनेट। 2 बोतलें रख लें, एक में पीस के वो अपना वो नहीं होता सौंफ रख लें और एक में पानी रखें, ऐसे डालें बनाएं, ये करके आपको वो फील हो। बताती हूँ ये सबसे, बल्कि एक लड़की थी उसका भाई चर्सी हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया उसने घर वर। तो मुझे किसी ने फ़ोन करा, मुझे बोला डॉक्टर साहब आप क्या करें, मेरा भाई है, एक ही भाई है और वो चला जाता है तरफ ही जाए। और अगर बहुत ज़्यादा जैसे मैडम ने कहा कि इस तरीके से कोई चर्सी हो गया या कोई नशे की हालत में, तो बाकायदा इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं ताकि वहाँ पे उनकी पूरी एक तरीके से वहाँ पे वो रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स इंजेक्शन ये कितना कॉमन हो गया आजकल, आइस का नशा और दूसरे डिफरेंट किस्म के नशे। डॉक्टर मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूँ, इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होता ये सब कुछ। हम लोग की ये अभी तक कोई रिसर्च नहीं है इस मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं ना, वो मैंने दवाई लिख के देता हूँ मैं कि भाई ये आपकी दवाई है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, ये वो। अब वो उन दवाइयों को छोड़ के टोटकों पे आ जाते हैं। देखिए ये जो है ना, ये अपनी जिंदगी से खेलने वाली बात है। दवाइयों का मसला ये है ना कि आपने देखे, मैं जो कहता हूँ आपने जो नहीं आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, दवाई इज प्रूवन ना। देखिए जो भी मेडिकल की हमारी दवाई होती है ना, उसके ऊपर 5 फेजेस में ट्रायल्स हुए होते हैं और ऑथेंटिसिटी होती है। अगर आप एक एस्कार्ट की गोली खा रहे हैं तो उस बॉडी के कौन से रिसेप्टर पे काम करेगी, बॉडी उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करेगी, कितनी देर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर पूरी ट्रायल्स होते हैं, उसको प्रूफ किया जाता है, फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये रेगुलेट कौन करता है? एफडीए का। वो देखिए ना, अब जितने भी टोटके होते हैं ना, मेडिसिन किसके लिए होती है? डिजीज के लिए होती है ना। और आपकी ये फूड किस लिए होता है? आपके एनर्जी को, आपको देखिए एक बीमारी का इलाज जो कि प्रूवन है और साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको छोड़ के मेरा ही कहना है उसको ना छोड़ें, है ना। आप टोट का इस्तेमाल करें, सब अपने जो भी आपकी है आप टोट का इस्तेमाल करें, उसका फायदा होता है, मैडम कह रही बिल्कुल। लेकिन जो मेन आपकी दवाई है, अब आपने ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ के या आपने हार्ट की दवाई छोड़ के या कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ के आप दूसरे डॉक्टर साहब की बात का मैं मकसद समझ गया। हो ये रहा है आजकल सोशल मीडिया पे जैसे होता है, टीथ व्हाइटनिंग के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें। अब हो ये रहा है कि वो जो टोटका देख रहे हैं ना, वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं डॉक्टर साहब इस पर टोटके की जो बात है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी दांत की स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरा दांत कमजोर है, वो बेकिंग सोडा लगाने से वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। केस वेरी करता है, इसका डिसाइड डॉक्टर ने करना है फाइनल। हम प्योरली टोटकों की तरफ ना चले जाएं। डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो बीमारी की तशखीस हो उसके हिसाब से इलाज हो, टोटके कभी कभी ऐसा सपोर्टिव हो सकता है या कोई डिजीज होने से पहले का हो सकता है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। जिस तरह हम लोग की किडनी खराब हो रही है, आप समझते हैं क्या मतलब ये जो हर्ब्स हैं ये सब बिल्कुल ऐसे ही है, प्रूवन नहीं है ना, कोई रिसर्च नहीं है, कोई इसकी आज तक आपके केमिकल मेडिसिन होती है लेकिन रिसर्च बेस्ड है। इसके आपके मेंशन होता है कि भाई ये इतनी ज्यादा मिकदार में ली जाए या इतनी ली जाए और आपको इतना फायदा होगा। साइड इफेक्ट्स तक मेंशन होते हैं उसके ऊपर। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये आप लोगों के पास है रिसर्च। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमने बीपी चेक कराना बताना था। अच्छा देखिए, मेरे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ना घर पे बीपी चेक करते हैं, वो तो इतना आता है, हमारे यहाँ पे आके चेक करना तो इतना। ये कॉमन सवाल है और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हमारे पास होती है। देखिए बीपी चेक करने से पहले 3-4 स्टेप्स होते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ और फिर मेथड बताता हूँ किस तरह। बीपी चेक करने पहले इंपॉर्टेंट ये कि आपने बीपी चेक करने से पहले कोई कॉफी ना पी हुई हो, कोई एनर्जी ड्रिंक्स ना पी हुई हो, कोल्ड ड्रिंक ना पी हुई हो, बहुत ज्यादा हैवी मील ना खाया हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स का तो ब्रेक होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपने कोई वॉक ना की हुई हो। अब लोग क्या करते हैं, वो काम से आए या अभी भाई से झगड़ा हो गया, मेरा जरा बीपी चेक करना जरा, अब उससे झगड़ा हुआ तो बीपी तो बढ़ा हुआ होगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपको पेशाब ना आ रहा हो, आप अपने यूरिन पास करें, स्टूल पास करें, रिलैक्स होकर आप बैठें, फिर अपना तीसरी, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, वो इतना मोटा स्वेटर पहना हुआ है डॉक्टर साहब उसके ऊपर से बीपी चेक कर लो, तो वो कैसे पॉसिबल है ना, बीपी मशीन डिटेक्ट ही नहीं करेगी। तो 3-4 स्टेप्स हैं बीपी चेक करने से पहले कि आप रिलैक्स हो, एक्सर्शन ना हो आपको और आपको कोई इस तरह की चीज ना आपने इस्तेमाल की हुई हो। फिर बीपी चेक करने का तरीका देखिए, बीपी चेक करने के लिए पहले पेशेंट का प्रॉपर पोजिशन में बैठना जरूरी है, उसकी लेग क्रॉस नहीं होनी चाहिए, हाथ जो है ना वो आपका ऐसे स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट में, हाथ को ऐसे लटका के नहीं रखना, पैरों को ऐसे उठा के नहीं रखना, हाथ की बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए और हाथ को आपने ऐसे करके एक्सपोज करना है। फिर
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने बीपी की मशीन ली और इसको अंदर आपने, ये जगह होती है यहाँ पे इसको ये लगाया, और बीपी का कफ कहाँ लगाना है ये देखिए यहाँ पे दिखाई नाज़रीन को, ये हमारे से जगह कहते हैं क्यूबाइडल फोसा। इसके लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कोई यहाँ लगा देता है, कोई यहाँ चढ़ा देता है, नहीं, इसके आपने 3 फिंगर्स, ये क्यूबाइडल फोसा पे 3 फिंगर्स अबव, यहाँ पे जब ये ऊपर जगह आएगी तो यहाँ पे आपने रखना है, और ये जो हिस्सा है जहाँ से ये इसका आ रहा होता है पाइप, इसको आपने सामने रखना है फ्रंट के ऊपर, ठीक है, ये 3 फिंगर, और उसको आपने टाइटली टाइट करना है, और उससे कहना है भाई यहाँ पे हाथ रख लो। मशीन को आपने साइड में रखना है, और उसमें एक सामने बटन होता है जिसे कहते हैं स्टार्ट का बटन, उसको आपने प्रेस करना है, और ड्यूरिंग जब हम बीपी चेक कर रहे हो तो पेशेंट से बात नहीं करनी। अब वो बीपी चेक हो रहा है, वो बता रहा है मैं उस दिन कल ये चला गया था डॉक्टर साहब, मैं ये गोली खाता, नो, आपने बीपी चेक करने के दौरान पेशेंट से बात नहीं करनी, उसका हाथ जो है वो स्टेबल होना चाहिए, पैर लटके भी नहीं होने चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी आप जैसे बटन दबा दिया, आप यहाँ पे खुद ही रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी कि भाई का बीपी कितना है, ठीक है। अभी देखते हैं, आपने जब पहले कभी तक चेक कराया है? हम जो है पहले चेक करवाया। बस अभी एक 10 सेकंड में आ जाती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे जब तक ये एक देखिए, सवाल आया है, अभी मतलब दिस इज द अलार्मिंग ना, कि हमारे पास इतने हिडन, मैं अभी कैंप भी लगाया था तो मैंने 100 लोगों का बीपी चेक किया था, 80 का ही था, तो माजरत के साथ भाई का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ आया है, ठीक है। स्ट्रेस में हो नहीं, वैसे इसमें ना 10 पॉइंट ज़्यादा आता है आपकी ये वाली मशीन 10 पॉइंट से ज़्यादा मतलब आता है इसमें, मैं 130/110 ना बीपी। हाँ ये थोड़ा ज़्यादा तो है। ये जो है इस तरीके से हमारा बीपी चेक करने का मेथड है ना, तो ये बीपी आप चेक करते रहें। अगर अच्छा दूसरी चीज़ लोग क्या करें, घर पे मशीन ले ली, सुबह मेरे पास डॉक्टर पाएंगे पेशेंट, डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे इतना था, 11 बजे इतना हुआ, अब 12 बजे इतना हो गया। मैं कहता हूँ आपको कोई और काम नहीं है, बीपी आपने ज़्यादा से कोशिश करेंगे, आप बीपी के पेशेंट नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा चेक करें, और अगर बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हैं तो भी रोज़ रोज़ बीपी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह शाम आप बीपी चेक करें, ये भी आपने स्ट्रेस पाल लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जिनको, फिर हम क्योंकि इजाज़त चाहेंगे इस सेशन से, मुझे ये बताएगा कि जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, क्या वो दांत के दर्द की मेडिसिन खा सकते हैं, जो कि पेन किलर 550 होती है, नाम नहीं लूंगा, जी। समझ आए, नीली नीली सी गोली हाँ, उसका केमिकल नेम मैं बता सकता हूँ, नेप्रोक्सिन सोडियम होता है। नेप्रोक्सिन सोडियम से तो उसके अंदर सोडियम होता है, तो उसमें रिस्क होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो जो दूसरी कैटेगरीज की मेडिकेशन है, आइपोप्रोफेन और जो दूसरी कैटेगरीज हैं, उसमें हम जा सकते हैं, ताकि पेन से तो रिलीफ देना है। मैंने पहले भी जैसे बताया था, प्रेगनेंसी की जब आपने बात की, रिस्क वर्सेस बेनिफिट है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कराएं, और साथ में मेडिकेशन बिल्कुल खा सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा हार्ट के उसमें भी हम अगर दांत में दर्द है तो ये सोडियम क्योंकि उसके अंदर है, तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाथ इसमें दांत में दर्द हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को जो बीपी ज़्यादा शूट कर जाते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी हमारी स्ट्रेस में होगी ना कि दांत के दर्द, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, तो अभी भी बॉडी आपकी पेन की कंडीशन में होगी, तो आपका बीपी भी बढ़ेगा और धड़कन भी बढ़ेगी। अच्छा, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि अपने दर्द का इलाज करें। बहुत सारी आपकी डिफरेंट एंसर्स आती हैं, तो उससे आप अपना दर्द का इलाज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के खानदान में जैसे हार्ट अटैक के होते हैं इनहेरिटेड, तो उसमें ये आपको लिपोप्रोटीन ए जो है वो कराना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैडम ने सवाल किया। यकीन करें आजकल हम देखते हैं ना, जिन लोगों को हार्ट फैमिली हिस्ट्री कौन सी, अब्बा को भी हार्ट अटैक होता है, कब होता है 70 साल की उम्र में, दिस इज नॉट फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि 55 साल से पहले आपके भाई को, ब्लड रिलेशंस को, आपके भाई को, आपके माँ को, बाप को, ये ब्लड रिलेशंस होते हैं, इनमें किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई अर्ली डिजीज हुई है, तो उसके लिए आपको अपने तो नॉर्मल आप टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, आप अपना HbA1c का टेस्ट कराएंगे, शुगर का टेस्ट कराएंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव आते हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो होमोसिस्टीन लेवल और लिपोप्रोटीन एज का लेवल, ये आप जरूर टेस्ट कराएंगे। और भी डिफरेंट टेस्ट आते हैं, लेकिन वो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि आपको कितना रिसर्च करना है। जो बचपन में ही होता है, बड़ा हुआ वही रहता है बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको ना मेडिकेशन बिल्कुल डिफरेंट देते हैं। उसमें आपको हाई डोज में स्टैटिन दी जाती है, एजिटिमाइब की गोली दी जाती है, अब बेम्पेडोइक एसिड माशाल्लाह पाकिस्तान में आने लगी है, हमारे मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे हैं, उनकी दवाइयाँ होती हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं जो महीने में लगाए जाते हैं, उनकी बिल्कुल एक जिनको मतलब आप मैकेनिज्म ही कोलेस्ट्रॉल का खराब हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल बनना और ज़ाया होना, अगर वही खराब है तो उसके लिए तो जैसे कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके लिए गोलियां नहीं दी जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपके लिए, कॉलर वो बात नहीं करना चाह रही, लेकिन वो मतलब ऑन एयर नहीं आना चाह रही, वो ये कह रही कि अगर हार्ट अटैक हो गया है फौरन से क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए? देखिए हार्ट अटैक हो गया कैसे पता चला, वो ECG पे पता चलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं हाय दिल में दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया। अगर किसी को नहीं, विदाउट ECG पे डायग्नोज करे हुए दवाई लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो चेस्ट में पेन हो रहा है आपका, वो हजारों वजह
वजह से हो सकता है वजह से हो ना। सकता है। अगर आपका आपको फर्ज करें मैदे में यहाँ पे मैदे की problem भी एपिगैस्ट्रिक हो को रही है। अल्सर्स है, उसका आपको पेन हो रहा है और जैसे आप आपने डिस्प्रिन की गोली डिस्प्रिन खा ले ली ली तो और तो मसला वो हो तो जाएगा। आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ना। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कभी भी किसी को भी चेस्ट पेन हो, सबसे पहले अपने करीबी जो भी आपका इदारा है जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी, वहाँ ईसीजी कराएं। और ईसीजी हो जाती है तो उसके बाद होता है एसीएस प्रोटोकॉल, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल। उसके अंदर डिस्प्रिन की गोली चबा के खाने की होती है, वो आप चबा के खाएं ताकि फौरन एब्जॉर्ब हो जाए। और क्लोपिडोग्रिल की गोली 600 mg दी जाती है अगर बड़ा हार्ट अटैक और फौरन एंजियोप्लास्टी करनी है, वरना 300 mg भी दे सकते हैं। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक हमें टिकागिलोल की गोली देनी होती है 180 mg, जो कि 90 mg की आती है, 2 गोलियां देनी पड़ती है। और अगर वहाँ पे फैसिलिटी हेपरिन की तो आपको हेपरिन भी दी जाती है। ये बेसिक है ना। ये अगर तो लोग अपने पास, कुछ लोग ना एंजिसेट की गोली अपने पॉकेट में रखते हैं जो हार्ट के पेशेंट, वो जबान के नीचे रखने की गोली होती है, उससे हार्ट अटैक नहीं बचता, उससे आपका सिर्फ पेन कम हो जाता है कि आपका पेन आपको कम मिल हो जाता है टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी को भी अचानक से अंजाना पेन हो, प्लीज चलना ना शुरू कर दें, भागना बैठ शुरू, जाएं एंजाइटी आप ना फौरन। करें, आप बैठ जाएं और उसको रिलैक्स करें। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपसे दानिश भाई आखिरी सवाल कि ऑक्सीजन आना मान कहता और थैंक यू वेरी मच। आपा के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सब।